स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा विकसित ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। ये पोर्टल रजिस्टर्ड श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास को ऑनलाइन, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। और सीएम धामी के निर्देश हैं कि ट्रेनिंग को रोजगार से जुड़ा जाए तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं श्रम सचिवों ने बताया, ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ड्यूटी कैसे रुकेगी। देहरादून में सीएम धामी ने बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम धामी ने शानदार बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद भी दिया है। सीएम धामी ने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, उद्योग और अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे उत्तराखंड को भी सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा, उत्तराखंड समेत पर्वतीय राज्यों में पर्यटन, बुनियादी ढांचे, किसानों, एमएसएमई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रावधान किए गए हैं। बजट से उत्तराखंड के लिए हमारे अनेक संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। लखपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार होगा, उससे भी हमारी बहनों को राज्य के अंदर जो बहुत पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं और एक सामान्य स्थितियों, परिस्थितियों में और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उनके द्वारा जो आज उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उस उत्पाद की लगातार देश और दुनिया में मांग बढ़ती जा रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा एक ऐसा ब्रांड बन गया है एकीकृत, जिसके अंतर्गत उन सभी को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर 2026 का ये केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे बजट की जानकारी दी। उन्होंने बताया, रेल बजट 2026-27 में उत्तराखंड को रिकॉर्ड 4,769 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 2014 से पहले की तुलना में 26 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान में 39,491 करोड़ की रेल परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें कि ट्रैक निर्माण, स्टेशन रीडेवलपमेंट और सुरक्षा कार्य शामिल हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 11 स्टेशनों का 147 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस और 1 अमृत भारत एक्सप्रेस संचालित है। उत्तराखंड ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी के साथ जारी है और ये शीघ्र ही उद्घाटन की ओर अग्रसर है। और रुड़की में रविदास शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। हरिद्वार के रुड़की में रविदास शोभा यात्रा के भंडारे में रविवार को युवकों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस बीच दोनों गुटों के युवकों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान पहले पक्ष के आनंद की गोली मारकर और दूसरे पक्ष के मांगे राम की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि छर्रे लगने से 3 अन्य लोग घायल हो गए। वारदात के बाद से गाँव में तनाव है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मांगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं, उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही अकाउंट फॉर किया जाएगा। दरअसल भगवानपुर के बिनारसी गांव में रविवार को रविदास शोभा यात्रा निकाली गई।
जिसका मंदिर में समापन हुआ। इसके बाद मंदिर परिसर के पास भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। इसके लिए शाम 5 बजे वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा थी। सभी युवकों के 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई। इस बीच दोनों गुट के युवकों में गोलियां चल गई, जिसमें आनंद नाम के शख्स की मौत हो गई। उधर देर रात गांव के ही खेत में दूसरे पक्ष के मांगे राम की लाश मिली। शरीर पर निशान मिलने से पीटकर उनकी हत्या करने की आशंका है। मैं इस समय खड़ा हूं भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में, जहां पे देर शाम 2 गुटों में जो झड़प हुई थी, खूनी संघर्ष हुआ था, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई और मैं उसी गांव में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि जो माहौल है उसको यहाँ पे देखा जाए। फिलहाल यहाँ पे माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे झड़प हुई थी, रविदास जो जयंती थी उसके यात्रा शोभा यात्रा यहाँ पे गाँव में निकाली जा रही थी और मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई और उस दौरान जो झड़प है वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। 2 पक्षों की रंजिश में 2 लोगों की हत्या होने के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। घटना स्थल के पास घरों में तोड़फोड़ के बाद एक जगह पर आगजनी की भी कोशिश की गई। झबरेड़ा, रुड़की, कलियर, भगवानपुर समेत कई अन्य थाने और कोतवाली की पुलिस ने घटनास्थल गांव के मुख्य चौराहे के अलावा पीड़ित परिवार के घर के आसपास डेरा डाल दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस का साफ कहना है कि इस तरीके के जो उपद्रव है, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और आगे की कार्रवाई जो वायरल वीडियो हो रहा है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आप देख सकते हैं जो गांव है उसकी गलियां पूरी सुनसान पड़ी है जब से ये मामला हुआ है और कई जो उपद्रवी हैं घर से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है ताकि इस तरीके की घटना देने से पहले जो उपद्रवी है कई बार सोचेगा। जिस तरीके से 2 हत्याएं यहाँ पे की गई हैं वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी जरूर है कि इस तरीके की जो शोभा यात्राओं में इस तरीके का माहौल बिगड़ता है और गांव का पूरा माहौल खराब किया जाता है। मनोज जियाल, न्यूज़ 18, भगवानपुर। और देहरादून के मछली बाजार इलाके में लड़की की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोपी ने धारदार हथियार से लड़की की हत्या की। पुलिस ने आरोपी आकाश कुमार को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की और आरोपी एक दूसरे को जानते हैं और 2 दिन पहले ही मृतक लड़की ने आरोपी के खिलाफ परेशान करने की शिकायत भी की थी। सोमवार सुबह आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी। वो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार। ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है, इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मल्लूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित थे और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती को व्यवहार किया, जिससे अस्पताल जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ऋषिकेश के शिवाजी नगर मनसा देवी सहित बापू ग्राम को लोगों ने गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर रैली निकाली है। 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। शिवाजी नगर मनसा देवी और बापू ग्राम में वन विभाग की जमीन पर लोगों ने घर बनाए हैं। इसको लेकर वन विभाग सुप्रीम कोर्ट गया था। इसके बाद कोर्ट ने जमीन खाली कराकर वन विभाग को कब्जा लेने को कहा था। वन विभाग की सर्वे से प्रभावित लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान को लेकर हुए बवाल पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दीपक को भारत का हीरो बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बयान में पुलिस पर निशाना साधा है, दीपक की तारीफ की। विवाद को लेकर पुलिस ने 35 लोगों पर केस दर्ज किया है। दीपक कुमार और विजय रावत के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता पर भी केस दर्ज हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। कोटद्वार वाले विवाद में अब सियासत भी तेज है। कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान को लेकर हुए बवाल पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और दीपक को भारत का हीरो बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश रच रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। दीपक, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो।
वहीं मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पर दीपक रावत के पक्ष में पोस्ट किया और अपने बयान में कहा कि अकेले दीपक कुमार बजरंग दल पर भारी पड़े। सच्चाई के सामने नफरत की राजनीति टिक नहीं सकती। गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। कोटद्वार में दुकान पर बाबा नाम को लेकर हुए विवाद में 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं समेत दीपक कुमार और विजय रावत पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शांति भंग समेत मारपीट के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई की है और अब किसी को भी, किसी भी संगठन को यहाँ पर कोई अगर आता है और यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति या संगठन बाहर से आकर, तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला 26 जनवरी का है, जब कोटद्वार के पटेल मार्ग पर मौजूद बाबा कलेक्शन नाम की कपड़ों की दुकान पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और दुकान के नाम पर आपत्ति जताई, जिसके विरोध में दीपक नाम का एक स्थानीय युवक जो जिम संचालक भी है, वो दुकानदार के समर्थन में सामने आया। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। और जितने वो खुली है ये बाबा सुखबली शूज वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए। आप बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले। नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता है भाई यार, किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा, मैं कोई नेतागिरी नहीं दिखा रहा। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हूँ। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? मैं कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने में कहा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना, तो नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद देहरादून समेत आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में बजरंग दल और बीएसपी के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और प्रदर्शन किया। अब पुलिस ने 35 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। बाहर से आने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पिथौरागढ़ में रई के पास चलते कैंटर में भयंकर आग लग गई और आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची आग को काबू में किया है। कैंटर में घास भरी हुई थी जिसमें आग लगी है। आग लगने की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है। ये गाड़ियां हटाओ, वो भी जल जाएंगी, पेट्रोल वाली है। हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भालू की आवाजाही बनी है। यहाँ पर पीली पड़ाव गांव के आसपास कई बार खेतों में भालू नजर भी आ चुका है, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। और इस क्षेत्र में कई ग्रामीणों की ओर से मधुमक्खी पालन का काम भी किया जाता है। इसके चलते शहद की गंध से भालू इस इलाके में मंडरा रहे हैं। फॉरेस्ट रेंज अधिकारी का कहना है भालू ने किसी पर हमला नहीं किया, कोई संघर्ष की स्थिति ना हो, इसके लिए वन कर्मियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दूंगा फिर अपने बाघों के लिए मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बाघों का दीदार करने आने वाले पर्यटक तब हैरान रह गए जब उन्हें पार्क के ढिकाला जोन में पेड़ पर चढ़ी एक बाघिन दिखाई दी। बाघिन काफी देर तक पेड़ से पर्यटकों को देखती रही। पर्यटकों के लिए पेड़ पर चढ़ी बाघिन को देखना वाकई एक दुर्लभ और रोमांचक दृश्य था। वहां मौजूद मोहम्मद नफीस नाम के एक नेचर गाइड ने अपने कैमरे में इसे कैद किया है। तकरीबन 1.5 साल की ये बाघिन अभी भार में कम है और माना जा रहा है कि शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़ गई होगी। तो अभी लगभग ये 1.5 साल के हैं, तो छोटे होने की वजह से थोड़ा वेट कम है, तो ये पेड़ में चढ़ जाते हैं अक्सर। तो अब इनकी जो एक मौसी है जिसे हम काफी टाइम से देख के आ रहे हैं, और हमने ये देखा कि वो 40-40 फीट तक लेपर्ड के पीछे पेड़ में चढ़ गई है और बच्चे होने के बावजूद। तो थोड़ा सा बिहेवियर में इनका चेंज आ रहा है
और अब टाइगर पेड़ में भी चढ़ने लगे हैं। चीन के करीब लिपुलेख बॉर्डर कई मायनों में काफी खास है। देश की सुरक्षा के अलावा ये बॉर्डर धार्मिक पर्यटन के लिए भी बहुत खास माने जाते हैं। यहीं से मानसरोवर यात्रा तो गुजरती है ही, साथ ही आदि कैलाश यात्रा का भी रूट यहीं से है। ऐसे में बॉर्डर इसके रोड को डबल लेन में तब्दील करने का कवायद काफी ज्यादा तेजी के साथ किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। करीब 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद बीआरओ ने लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनाई है। 2020 में भले ही इस रोड का उद्घाटन हो गया हो, बावजूद इसके यहां सफर करना अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी लिपुलेख रोड को बलुआ कोट से तवा घाट इन दिनों डबल लेन में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन अब इस अहम रोड को तवा घाट से लिपुलेख बॉर्डर तक भी डबल लेन बनाया जाना है। रोड के लिए जहां भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, यही नहीं वन विभाग के लिए भी 200 हेक्टेयर का लैंड बैंक तैयार किया जा चुका है। तवा घाट से लेकर लिपुलेख का, तो उसमें भी कार्रवाई की जा रही है लैंड एक्विजिशन की, तो उसमें भी काफ़ी सारा पैच और कुछ जो धनराशि जो लोगों को दी जानी थी, डिसबर्समेंट होना था, वो भी इस बीच किया गया है। इस बीच हम लोगों ने जो फॉरेस्ट में कंपनसेटरी फॉरेस्ट्रेशन की लैंड को उपलब्ध कराया जाना था। तवा घाट से लिपुलेख तक करीब 55 किलोमीटर की रोड डबल लेन में तब्दील होनी है। डबल लेन में तब्दील होने से जहां धार्मिक यात्राएं पूरी तरह सुरक्षित हो सकेंगी, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात सेना, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को भी खासी राहत मिलेगी। बॉर्डर के डबल लेन में तब्दील होने से सबसे ज्यादा फायदा कैलाश मानसरोवर के साथ ही आदि कैलाश के यात्रियों को होगा। यही नहीं, ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाने वाले सैलानियों की राह भी खासी आसान हो जाएगी। वहाँ पे पर्यटकों को एक दिक्कत यही आती थी कि यहाँ पे सड़क अभी पतली है, तो इसको सबकी मांग यही थी कि यहाँ पे सड़क अगर चौड़ीकरण हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे। अगर ये चौड़ीकरण होती है तो यहाँ निश्चित ही पूरा इलाका काफ़ी बदलाव होगा। और लिपुलेख बॉर्डर तक सिंगल लेन बनने के बाद से ही ये इलाका धार्मिक पर्यटन में अपनी जगह बना रहा है। बीते साल जहां इसी रास्ते मानसरोवर यात्रियों ने तिब्बत में एंट्री की थी, वहीं 36,000 से भी ज्यादा यात्रियों ने इस रूट की मदद से आदि कैलाश के दर्शन किए थे। ऐसे में अगर बॉर्डर की ये अहम रोड डबल लेन में तब्दील होती है तो तय है कि कई मायनों में इसका फायदा होगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में आधार कार्ड से जुड़ी ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला टीचर से ठगी की गई थी। विकास नगर में 2 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट के आरोपी के पक्ष में लामबंद हुए हिंदू संगठन। आरोपी संजय यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर से गंभीर धाराओं को हटाने की मांग की है। अल्मोड़ा में विकास भवन के पास पांडे खोला के जंगल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई है। उत्तरकाशी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में तैनात भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार में भोजन माताओं ने जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर भोजन माता संघ ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। भोजन माता संघ ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। अल्मोड़ा में सीमतोला से भ्यूड़ा रोड पिछले कई सालों से अधर में लटकी है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना दिया। हल्द्वानी में वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स के द्वारा फॉरेस्ट कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई और उन्हें आग से निपटने के तरीके समझाए गए हैं।
पिथौरागढ़ में नेपाल की आवाजाही करने वालों का रिकॉर्ड बॉर्डर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज होगा। एसएसपी ने झूला घाट के पुल में इस सिस्टम को लगाया है। नैनीताल फील्ड में अब भी खेल प्रतियोगिता शुरू नहीं हो पाई है। पालिका खेल विभाग और निजी संस्था के विवाद के बाद खेल निदेशक ने कहा, खेल विभाग को 30 सालों की लीज हुई है। अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत हो जाएगी और हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम और उससे लगी हुई जमीन पर बनने वाले इस खेल विश्वविद्यालय की राह में आ रही सारी तकनीकी दिक्कतें अब हल हो चुकी हैं। फॉरेस्ट से भी लैंड का क्लियरेंस मिल चुका है। अब सरकार किसी भी समय इस खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकती है। इस विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल हुए राष्ट्रीय खेलों के दौरान बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज जल्द यानी कि इसी एकेडमिक सेशन में शुरू हो जाएंगे, जिससे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। हमारा जो प्रोसेस चल रहा था विगत 1.5 वर्ष से, अब लगभग हमारा उम्मीद है कि इसी सत्र में उसका शिलान्यास भी हो जाएगा। और कुछ हमारा ऐसे टेक्निकल उसमें थी डिफ़िकल्टीज़, जो हमें खेल विभाग को कुछ पैसा वगैरह जमा करना है, उसके लिए भी फॉरेस्ट ने दे दिया है लेटर, और वो आज ही मेरे द्वारा वहाँ पर जमा भी करवाया गया है, जो फॉरेस्ट का देहरादून में ऑफिस है। और उम्मीद है कि इस फरवरी तक जो है वो हमारा पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र वादियों में इन दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। चमोली भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन निवास स्थान नरसिंह मंदिर में दर्शन के लिए इन दिनों 7 समंदर पार से आए यूरोपीय श्रद्धालुओं का एक दल पहुंचा है। पारंपरिक वेशभूषा और हाथों में पूजा की थाली लिए इन विदेशी तीर्थयात्रियों ने जब जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए तो पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। यूरोप के विभिन्न देशों से आए इन श्रद्धालुओं ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की भगवान नरसिंह का आशीर्वाद लिया है। And we are all are internal happy and see friends, we are in hello friends, now we are at Josimath at Jyotirmath temple. बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरी घाटी को चांदी जैसा सफेद रंगत से सराबोर कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरीके से बर्फ के आगोश में है। इसकी मनमोहक तस्वीरें भी आ गई हैं। वहीं मंदिर परिसर से लेकर आसपास की पहाड़ियों तक जहां तक नजर जा रही है वहां केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ठंड का असर अब खेलों पे भी दिखने लग गया है। विशेषकर स्विमिंग जैसे खेल भी इससे खिलाड़ी दूरी बनाने लग गए हैं। हल्द्वानी में तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल होने के बावजूद खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है और इसकी वजह क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी के इस इंटरनेशनल स्विमिंग पूल को चालू हुए 1 साल हो चुका है। पिछले राष्ट्रीय खेलों के दौरान इस ऑल वेदर स्विमिंग पूल की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद इसे आम और शौकिया खिलाड़ियों के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन ठंड के चलते इस ऑल वेदर पूल से भी खिलाड़ी तौबा कर रहे हैं, क्योंकि पूल के खुले होने के कारण यहां स्विमिंग करना मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 महीने में यहां स्विमिंग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या आधे से भी कम रह गई है। और प्रैक्टिस में रहने के लिए जो पूल है वो कवर्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर्स के टाइम में जो बाहर की हवा होती है, पानी का टेम्परेचर तो हम मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन बाहर से जो हवा चलती है वो भी एक तरीके से अगर इंडोर पूल होगा तो कहीं हद तक उसमें बच्चे आना शुरू करेंगे। हालांकि खेल विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही स्विमिंग पूल का एक बड़ा हिस्सा कवर कर दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की ठंड वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। इसको उनके द्वारा जिला योजना के माध्यम से जो हमारा प्रैक्टिस पूल है, फिलहाल प्रारंभिक चरण में हमारा जो प्रैक्टिस पूल है उसको इंडोर किया जा रहा है। तो अगले सत्र से जो हमारा होगा उसमें बच्चों को इंडोर स्विमिंग पूल भी मिलेगा, ताकि जो समस्या अभी थोड़ा सा बच्चों को ठंड लगने की थी वो भी दूर हो जाएगी। जाहिर है खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूल के ऑल वेदर होने के बावजूद गर्म पानी से निकलकर खिलाड़ियों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्विमर स्विमिंग से दूरी बना रहे हैं।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।